बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, 11 जून 2023 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ये तकरीबन 11 से 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनेंगे जो कि आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। एफआईए फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पेपर, जिसमें इंस्पेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर के पेपर शामिल हैं, पीपीएससी के तमाम पेपर्स, एफपीएससी के तमाम पेपर्स और तमाम कंपेटिटिव जॉब्स के एग्जाम्स और उनके इंटरव्यूज में करंट अफेयर्स, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सब्जेक्ट बनता है, उसको लेके हमने ये सीरीज स्टार्ट की हुई है। आप इस सीरीज को फॉलो करें। डेली बेस के ऊपर वीडियो अपलोड हो जाती है, बाज़ औक़ात वीडियो 2 दिन के बाद अपलोड होती है। तो इंशाल्लाह अगर आप इस सीरीज को फॉलो करेंगे तो करंट अफेयर्स के हवाले से आपको बहुत फायदा होगा। पहला क्वेश्चन है, नेम द साइक्लोन विच इज लाइकली टू अफेक्ट कोस्टल एरियाज ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया। पाकिस्तान और इंडिया के साहिलों के ऊपर एक तूफान का खतरा है जिसे साइक्लोन कहते हैं। और ये जो समुद्री तूफान है, इस समुद्री तूफान का नाम क्या रखा गया है? इसे साइक्लोन बेपार जॉय कहते हैं। ये बेसिकली अरेबियन सी के अंदर पैदा हुआ था 6 जून को, और अब ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है इंडियन साहली इलाकों की तरफ और पाकिस्तानी साहली इलाकों की तरफ। और ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि ये 14 या 15 जून को जो पाकिस्तान और इंडिया की सरहद है सिंध के ऊपर, केच के मुकाम पे, वहां पे जाके टकरा सकता है। ये वेरी स्वेर कैटेगरी का साइक्लोन है, और जिसमें जो हवाओं की रफ्तार है वो तकरीबन 195 किलोमीटर फी घंटा है। और इसमें मूसलाधार बारिशों की एक्सपेक्टेशन की जा रही है सिंध के सारे इलाकों के ऊपर, बलूचिस्तान के सारे इलाकों के ऊपर, और इंडिया में गुजरात और राजस्थान के इलाकों की तरफ। एक बात याद रखें कि ये जो समुद्री तूफान है, जब ये इंडियन ओशन के अंदर होते हैं, और इंडियन ओशन में बनने वाले समुद्री तूफान जितने भी होते हैं उन्हें साइक्लोन कहते हैं। जब यही तूफान जो है वो अटलांटिक ओशन में बनता है, और या अटलांटिक ओशन से ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या साउथ अमेरिका या उसके अलावा जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसकी तरफ जब ये मूव करते हैं तूफान, तो इसी समुद्री तूफान का एक और नाम रखा जाता है, इसे हुरिकेन कहते हैं। और यही समुद्री तूफान जब पैसिफिक ओशन में बनता है, और पैसिफिक ओशन में ये जापान, चाइना, इसके साथ साथ ये जो फिलीपींस है, इन इलाकों के साहिल के साथ जाकर टकराता है, तो इसे टाइफून कहते हैं। तो ये भी मैंने आपको 3 एडिशनल एमसीक्यूज बता दिए हैं। किसी दिन इसके ऊपर और भी डिटेल वीडियो भी मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आपको समझा दिया गया है। तो इसलिए जब इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान या ओमान के साहिल की तरफ समुद्री तूफान बढ़ता है तो वो साइक्लोन कहलाता है। और यही जब जापान, फिलीपींस, साउथ चाइना सी और इन इलाकों की तरफ बढ़ेगा तो वो टाइफून बन जाएगा। और यही जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या अटलांटिक ओशन की के जितने भी कोस्टल एरियाज है वहां पे जब ये समुद्री तूफान बनता है तो ये फिर हुरिकेन कहलाता है। तो ये आपने एक इनका बेसिक डिफरेंस है, ये याद रखना। ये ज्योग्राफिकली चेंज किया गया है ताकि इसमें फर्क रखा जा सके। कुछ चीजें बजट्स के हवाले से, और बजट में तमाम सूबों का शेयर कितना है। तो बजट में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि वफाकी गवर्नमेंट के अंडर होती हैं, और बाकी बजट सूबों को ट्रांसफर कर दिया जाता है, और सूबे फिर अपने हिसाब से उन तमाम शोबों के ऊपर बजट लगाते हैं। तो जो ओवरऑल बजट रखा गया है सूबों के लिए, उसमें से पंजाब का शेयर है 49.72%। सिंध का शेयर कितना है? सिंध का शेयर है 24.67%। खैबर पख्तूनख्वा का शेयर है 16.45%, और बलूचिस्तान का शेयर है 9.08%। जबकि ओवरऑल जो बजट रखा गया था सूबों के लिए वो 5.27 ट्रिलियन था। 5.27 ट्रिलियन का 49% पंजाब के लिए, 24% सिंध के लिए, तकरीबन 16% केपी के लिए, और 9% रखा गया है बलूचिस्तान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पीएनएस विच इज पार्टिसिपेटिंग इन एक्सरसाइज इन इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के अंदर पाकिस्तान नेवी का एक शिप है जो कि एक्सरसाइज, जो मिलिट्री मशकें होनी है उसमें पार्टिसिपेशन के लिए रवाना हो चुका है और वहां पे पहुंच चुका है। उसका नाम क्या है? तो उस शिप का नाम है टीपू सुल्तान, पीएनएस टीपू सुल्तान, जो कि इंडोनेशिया में गया है। Name the ex-vice president of the United States of America who announced to contest presidential election 2024। 2024 में यूएसए में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने हैं, और दो ही वहां पे जमातें होती हैं, एक रिपब्लिकन होते हैं और दूसरी साइड पे डेमोक्रेट्स होते हैं। तो डेमोक्रेट्स के मौजूदा सदर इस वक्त मौजूद हैं जिन्हें आप जो बाइडेन के नाम से जानते हैं। इससे पहले जो डोनाल्ड ट्रंप थे उनका ताल्लुक रिपब्लिकन से था, और इन्होंने भी अनाउंस किया हुआ है कि ये 2024 का इलेक्शन लड़ेंगे सदारती। ताहम रिपब्लिकन्स की पार्टी से ही एक और उम्मीदवार ने
सदारती उम्मीदवार का ऐलान किया है, और वो कौन है? उनका नाम है माइक पेंस। हैरान कुन बात यह है कि माइक पेंस डोनाल्ड ट्रंप की जो हुकूमत थी, जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे, तो उस वक्त ये डोनाल्ड ट्रंप के ही वाइस प्रेसिडेंट थे। तो पिछले दिनों इन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम का ऐलान किया, और वहां पे उन्होंने ये भी कहा है कि मैं वाइस प्रेसिडेंट ट्रंप का नहीं था, बल्कि मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट था, और मैं ट्रंप की पॉलिसियों से इख्तलाफ करता हूं, और मैं एज जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है खुद को पेश करता हूं, और मैं ट्रंप के अगेंस्ट ही अपने आप को उम्मीदवार के तौर पे आगे लेके आना चाहता हूं। When did कैनेडियन प्रेसिडेंट विजिटेड यूक्रेन? जो कैनेडियन प्रेसिडेंट है जस्टिन ट्रूडो उनका नाम है, उन्होंने हाल ही में विजिट किया यूक्रेन को, और वहां पे उनकी मुलाकात हुई यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ, और दोनों ने बड़ी पुरजोश मुलाकात की है। और ये मुलाकात कब हुई है? ये मुलाकात 10 जून को हुई है, जिसमें कनाडा ने बड़ी मिकदार के अंदर यूक्रेन को जो मिलिट्री सपोर्ट है और जो माली इमदाद है वो देने का ऐलान किया है। याद रखिए, इससे पहले जो कनाडा है ये यूक्रेन के बहुत सारे सोल्जर्स को भी ट्रेनिंग दे चुका है, और उन्हें भारी माली इमदाद भी दे रहा है। तो अब ये मजीद विजिट हुआ है, और इस विजिट के अंदर एक दफा फिर से यूक्रेन की मदद की गई है। और ये जो पिछले 13-14 मई को G7 की मीटिंग हुई थी हिरोशिमा जापान के अंदर, तो वहां पे जो कैनेडियन प्रेसिडेंट थे उनकी मीटिंग हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ। तो वहां पे जब यूक्रेन का इशू डिस्कस हुआ था, तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट को वहां पे स्पेशल गेस्ट के तौर पे इनवाइट किया गया था। तो ये उसी तनाजर में सारी चीजें चल रही हैं, और दोबारा से कैनेडियन प्रेसिडेंट ने अपनी सपोर्ट शो की है यूक्रेनियन प्रेसिडेंट के लिए। विच कंट्रीज आर पार्ट ऑफ अफ्रीकन पीस मिशन विच विल विजिट रशिया एंड यूक्रेन? साउथ अफ्रीका, जो कि अफ्रीका का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, उसकी क्यादत में एक अफ्रीकन पीस मिशन बनाया गया है, और इसके अंदर कुछ कंट्रीज शामिल हैं, तकरीबन 6 ममालिक हैं। ये 6 ममालिक विजिट करेंगे रशिया और यूक्रेन, और मुलाकात करेंगे व्लादिमीर पुतिन से और व्लादिमीर जेलेंस्की से, ताकि इन दोनों के दरमियान जो टेंशन है वो कम हो सके, उसको रिजॉल्व किया जा सके। वो कौन से 6 कंट्रीज हैं? वो साउथ अफ्रीका, रिपब्लिकन ऑफ कॉन्गो, जैम्बिया, सेनेगाल, इजिप्ट और युगांडा। याद रखें कि पिछले दिनों ब्रिक्स की जो फॉरेन मिनिस्टर्स की एक मीटिंग हुई थी, ये हुई थी यहाँ साउथ अफ्रीका के अंदर, आई थिंक केप टाउन में हुई थी या जोहानिसबर्ग में हुई थी, मुझे सिटी इस वक्त एग्जैक्ट क्लियर नहीं है। बहरहाल वहां पे फॉरेन मिनिस्टर जो थे साउथ अफ्रीका के, उनसे मीडिया ने ये क्वेश्चन किया था कि अगर प्यूटन आपके यहाँ आते हैं तो क्या आप उनको अरेस्ट कर लेंगे, क्योंकि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उन्होंने तो उसका अरेस्ट वारंट जारी किया हुआ है। तो वहां पे उन्होंने ये कहा था कि हमारी पॉलिसी जो स्टेटमेंट है वो मैं नहीं दूंगा, बल्कि वो हमारे प्रेसिडेंट पॉलिसी स्टेटमेंट देंगे। और उनके ही जो प्रेसिडेंट है साउथ अफ्रीका के, उन्होंने ये 6 ममालिक का इत्तेहाद बनाया, जिसे अफ्रीकन पीस मिशन का नाम दिया गया है, और ये रशिया और यूक्रेन जाना चाहता है। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका? तो चूंकि नाम चल रहा है तो पर्सनालिटी से रिलेटेड एमसीक्यूज बहुत आते हैं, याद रखें 17 से 18 एमसीक्यूज आए थे पीएमएस के पेपर में। तो जो करंट प्रेसिडेंट है साउथ अफ्रीका के, उनका नाम सैरिल रामाफोसा है, सैरिल रामाफोसा। नेम द एक्स ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर हु हैज लेफ्ट हिज एमपी सीट। उन साबिक बरतानवी वजीर आजम का नाम बताइए जिन्होंने अपने ऊपर तहकीकात के चलते अपनी जो सीट है उससे रिजाइन कर दिया, और दरअसल ये रिजाइन उन्होंने गुस्से में किया है क्योंकि उनके ऊपर तहकीकात चल रही हैं। और मजे की बात यह है कि उनकी जो पार्टी है वो कॉन्जर्वेटिव पार्टी है। हाल इस वक्त जो हुकूमत है वो भी कॉन्जर्वेटिव पार्टी की हुकूमत है। ऋषि सुनाक कॉन्जर्वेटिव पार्टी के ही इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर हैं इनके, यूके के, इनके ही पार्टी के एक्स प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने अपनी सीट से रिजाइन किया है। उनका नाम क्या है? उनका नाम है बोरिस जॉनसन। एक बात याद रखें कि बड़ी तब्दीली देखने में आई थी डेविड कैमरून के बाद। ये प्राइम मिनिस्टर थे यहाँ के डेविड कैमरून, यूके के। 2010 से लेके इन्होंने 16 तक का टिनोर अपना कंप्लीट किया था। फिर वहां पे ब्रेक्जिट के मामले पे इन्होंने रिजाइन कर दिया था। फिर उनके बाद थ्रेसा मेयर आई थी। जो थ्रेसा मे थी, ये 16 से लेके 19 तक प्राइम मिनिस्टर रही थी। और 19 में फिर बोरिस जॉनसन आए थे, जो कि 2023 तक प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, जिनके ऊपर इल्जाम ये है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर रहते हुए काबीना से झूठ बोला है। और फिर इनके जाने के बाद जो है वो लिज ट्रूस आई थी, और लिज ट्रूस के बाद फिर आए थे ये ऋषि सुनाक। तो ये ऊपर इनसे पहले जो है वो डेविड ब्राउन थे आई थिंक, और उससे पहले जो है वो डेविड ब्राउन थे, और डेविड ब्राउन से पहले इनके फेमस प्राइम मिनिस्टर थे, उनका नाम मेरे ज़हन में अभी इस वक्त बहरहाल नहीं आ रहा। तो ये ऊपर नीचे जो प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं इन्होंने रिजाइन ही किया है सबने। उसकी बहुत सारी वजूहात थी। तो ये जो बोरिस जॉनसन है इनके खिलाफ अब तहकीकात बढ़ रही हैं, और इनकी पार्टी ही ने इनको गिल्टी पाया है, तो फिर उन्होंने गुस्से से अपनी नशिस्त से इस्तीफा दे दिया है।
यहीं से फिर ये क्वेश्चन है कि नेम द शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। यूके की सबसे कम अरसा प्राइम मिनिस्टर रहने वाले कौन है? उनका नाम लिज ट्रुस है, जो कि बोरिस जॉनसन के बाद सिर्फ 50 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर रही थी। और उसके बाद इन्होंने जो बागडोर है ये ऋषि सोनाक के हाथ में दी थी। याद रखिए कि इससे पहले जो 20वीं सदी है, यानी 1900 से लेके 1999 तक का जो पीरियड है, इस अरसे में जो बरतानिया के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर के तौर पर रही हैं वो मार्गरेट थेचर रही हैं। मार्गरेट थेचर को यह याद रहा है कि वो लेडी प्राइम मिनिस्टर भी हैं और उसके अलावा लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर भी हैं, जिन्हें आयरन लेडी का खिताब भी दिया गया था। और इनकी जो पॉलिसीज थी उन्हें फिर थेचरिज्म कहा जाता था, थेचरिज्म का बकायदा नाम दिया जाता था। तो ये कुछ चीजें आज यूके के मुतालिक भी डिस्कस हो गई हैं चलते चलते। यूएसए अनाउंस्ड डैश मिलिट्री एड फॉर यूक्रेन टू काउंटर अटैक रशिया। कल ही व्लादिमीर पुतिन ने यह कहा है कि ज़ेलेंस्की अब हमारे ऊपर बकायदा अटैक भी कर रहे हैं और उस सिलसिले में उन्हें यूएसए मिलिट्री एड प्रोवाइड कर रहा है। तो यूएसए ने बकायदा कल अनाउंस किया है कि वो 2.1 बिलियन यूएस डॉलर एक्स्ट्रा देंगे यूक्रेन को, ताकि वो रशिया को अटैक कर सके। ओवरऑल ये इमदाद अब हो चुकी है 40.4 बिलियन यूएस डॉलर, जो कि इस वक्त तक अमेरिका दे चुका है यूक्रेन को, ताकि वो रशिया के खिलाफ अपना दिफा कर सके और उस पर अटैक कर सके। नेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई स्कल्पचर। फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक स्कल्पचर तैयार किया गया है, उसका नाम क्या है? उसकी बाकायदा नुमाइश हुई है स्टॉक होम के अंदर, उसका नाम है द इम्पॉसिबल स्टैचू। ये आप गूगल करें, आपको बड़ी मजेदार सी एक इमेज नजर आएगी, उसको देख के आप उससे इस्तेफादा कर सकते हैं। नेम द करंट प्रेसिडेंट ऑफ बेलारूस। बेलारूस के जो मौजूदा प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है? उनका नाम है अलेक्जेंड्रा लुकाशेंको। इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है कि प्यूटन की एक बार फिर इनसे मुलाकात हुई है, और जो न्यूक्लियर टैक्टिकल आर्म्स हैं, प्यूटन चाहते हैं कि वो न्यूक्लियर टैक्टिकल आर्म्स बकायदा बेलारूस में जाके लगाएंगे, फिट करेंगे। और इस सिलसिले में मार्च में भी उन्होंने इंडिया दिया था, और मैंने अपनी करंट अफेयर की सीरीज की वीडियो में तब भी इसको कवर किया था। अगर आप रोज वीडियो को फॉलो करेंगे तो चीजें फिर जुड़ती चली जाएंगी, फिर उनको एक्सप्लेन करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो अब इनकी मुलाकात सूची में हुई है, और सूची में होने वाली इस मीटिंग में प्यूटन ने एतमाद का इजहार किया लुकाशेंको के ऊपर, और फिर इनके कंट्री के अंदर ये न्यूक्लियर टैक्टिकल आर्म्स लगाएंगे नेटो को काउंटर करने के लिए और यूएसए के एलाइज को काउंटर करने के लिए। नेम द इंडिजीनियस इंडोनेशियन ग्रुप हु वांट्स इंटरनेट ब्लैकआउट इन इट्स रीजन। आज के दौर में जब हर शख्स ये चाहता है कि इंटरनेट की फैसिलिटी दी जाए, 5G टेक्नोलॉजी दी जाए, तो वहीं पे इंडोनेशिया का एक पुराना कबीला है जिसने अपनी गवर्नमेंट से ये कहा है कि हमारे इलाके से इंटरनेट को खत्म कर दिया जाए। इस कबीले का नाम क्या है? इस कबीले को वहां पे कहते हैं बादो। ठीक है, बैदोय इस कबीले का नाम है, और ये कबीला तकरीबन 26,000 नफूस पर मुश्तमिल है। और इन्होंने कहा है कि हमसे इंटरनेट की सहूलत वापस ले लें। एशियंट क्रेमियन गोल्ड आर्टिफैक्ट विल बी हैंडेड ओवर टू डैश एज पर डच कोर्ट डिसीजन। क्रेमिया, जिसको रशिया ने कब्जे में ले लिया है 2014 में, क्रेमियन पेनिसुला, रशिया की एनेक्सेशन हुई थी। इस एनेक्सेशन के बाद रशिया को G8 से निकाल दिया गया था। पहले G7 के अंदर रशिया भी शामिल होता था, तो वो फिर G8 बन गई थी। ताहम 2014 में एनेक्सेशन जब हुई थी क्रेमिया की, तो उसके बाद G7 से इसको निकाल दिया गया था। वहां से एक बहुत बड़ी एंशियंट गोल्ड आर्टिफैक्ट थी, सोने की आप ज्वेलरी समझ रहे हैं, जिसे नुमाइश के लिए डच कंट्री में लाया गया था। तो डच कोर्ट ने अब ये डिसाइड किया है कि ये हैंडेड ओवर किया जाएगा क्रेमिया को नहीं बल्कि यूक्रेन को, क्योंकि क्रेमिया उन्होंने कहा है कि अब रशिया के तसल्लुत में है, लिहाजा अब ये वापस किया जाएगा किस कंट्री को? यूक्रेन कंट्री को। ये आज की वीडियो के क्वेश्चन है जो मैंने एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको इससे फायदा होगा इंशाल्लाह। अगर इसकी तैयारी करेंगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज।